अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर होगा इट्स रिकॉर्डेड लेक्चर, लेकिन ये हम तब यूज़ कर लेंगे अगर बारिश हो जाती है तो हम इस लेक्चर को यूज़ करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बेटा अपने पास बात की थी कोवलेंट हाइड्राइड्स तक। हम हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे और हाइड्राइड्स के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सेलाइन के बारे में यानी कि आयनिक हाइड्राइड्स और ट्रू हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ लिया था। देन आफ्टर दैट हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने उसके बाद अपने पास कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ लिया था। और जैसे मैंने अपने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि आप अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स के बारे में पढ़कर आइएगा, तो उसी तरह से आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बात स्टार्ट कर लेते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स के ऊपर। सबसे पहले जरा उनकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखो, मैंने जब स्टार्टअप में आपको लिखवाया था कि हाइड्राइड्स में कौन से हाइड्राइड में कौन सी चीज जुड़ती है हाइड्रोजन के साथ, तो उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ था कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम। जैसे कि आपको याद हो कि आपका ग्रुप नंबर 1 था और ग्रुप नंबर 1 के अंदर आपके पास जो ग्रुप नंबर 1 और 2 यानी कि सेलाइन जो ग्रुप पहले हाइड्राइड्स थे, उनमें ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स कंसिडर किए जा रहे थे। और ग्रुप नंबर 1A के सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स में से स्टार्ट के 2 एलिमेंट्स को छोड़ दिया गया था, यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को हमने उसमें से छोड़ दिया था। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम form the hydrides। एक सेकंड रुकिए। फॉर्म द, सही है, मैं एक्चुअली ये देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, फिर हम रह जाते बेकार में। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म द हाइड्राइड्स ऑफ BeH2 and MgH2। सही है। द hydrides of BeH2 and MgH2 are known as polymeric हाइड्राइड्स। यानी कि देखो, ऐसे तमाम हाइड्राइड्स जिनके अंदर BeH2 और MgH2 वाले कंपाउंड्स हो, उन्हें कहा जाएगा पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। लफ्ज पॉलीमेरिक को समझाने से पहले मैं जरा एक चीज समझाऊं। देखो, हमने अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी जिसका नाम था पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। उसकी डेफिनेशन जरा मैं आपके लिए रिकॉल कर दूं, रिपीट करता हूं ताकि आपके जहन में आ जाएगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन and the products generally obtained through the process of polymerization are known as the polymers. So this branch is called the polymeric chemistry। एक ऐसी ब्रांच जो कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से रिलेट करे और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स यानी कि पॉलीमर्स से रिलेट करे, उसे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहते हैं। यहां पर भी लफ्ज पॉलीमेरिक का है, तो अब जरा पॉलीमेरिक को समझने के लिए पहले पॉलीमर्स को समझते हैं। दैट व्हाट आर द पॉलीमर्स। देखो, पॉलीमर किसे कहते हैं, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूं। मैं उससे पहले ही चाहूंगा कि आप लोग अपने दिमाग में एक चीज का जरा आइडिया ले आए ताकि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात क्या है, देखो, आप तमाम लोगों ने थर्मापोल देखा होगा, ऐसी है। थर्मापोल अपने घर में सबने कभी ना कभी देखा होगा। उस थर्मापोल की अगर मैं बात करूं, थर्मापोल को जरा जहन में ले आओ कि थर्मापोल कैसा होता है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं पॉलीमर्स की, तो अब जरा उस पॉलीमर्स की डेफिनेशन को गौर से सुनिए। दैट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, बहुत सारी तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स combined together, compiled together, joined together,
to make a big structure are known as polymers. थर्मापोल एक बेसिकली एग्जाम्पल है, मैक्रो लेवल एग्जाम्पल है आपके पॉलीमर्स की. सही है. पॉलीमर्स होते क्या है? प्लास्टिक्स होते हैं पॉलीमर्स आपके पास. जो आप प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं वो, ग्लास, पेपर, सिंथेटिक फाइबर्स, ये तमाम चीजें आपके पास पॉलीमर्स हैं. तो पॉलीमर्स के अंदर होता क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. लेकिन यहां हम देख रहे हैं सिर्फ BeH2 और MgH2 है. तो इसके साथ होगा क्या? आइए देखिए जरा, अहम चीज है ये कि BeH2 और MgH2 के आगे ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है N. और ये N बड़ा नहीं है, N नीचे लिखा हुआ है. इसका मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ओवरऑल अंदर एक मॉलिक्यूल है ना. BeH2 इज अ मॉलिक्यूल. तो BeH2 इज टू N, यानी कि बहुत सारे. N मतलब नंबर ऑफ, इसकी कोई पर्टिकुलर तादाद गिवन नहीं है. तो बेतहाशा तादाद के अंदर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे. देखो मैं समझाता हूं इसके अंदर हमारे पास होगा क्या. इसके अंदर हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन ब्रिज. सही है. आप देख रहे हैं मैं सेंट्रलाइज लेवल पर रख रहा हूं बेरिलियम को और उसके साथ में जोड़ता जा रहा हूं हाइड्रोजन को. देखो बेरिलियम की जो एक्चुअल सलाहियत है ना बेटा, वो है सिर्फ दो हाइड्रोजन्स को अपने साथ जोड़ने की. लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि इस बेरिलियम ने इन दो हाइड्रोजन्स को स्ट्रेट लाइन बनी है, यानी कि बॉन्ड शो हो रहा है. तो ये बॉन्ड बना लिया दो हाइड्रोजन्स के साथ. लेकिन इन्हीं दोनों हाइड्रोजन्स ने एक डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड बनाया है अगले बेरिलियम से. तो ये जो मेरे बेटे डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड बना है, दैट डॉटेड लाइन बॉन्ड इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये क्योंकि कंपाइल्ड फॉर्म में बहुत लार्ज नंबर्स के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो हम इसे नाम दे देते हैं अपने पास इस पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की डेफिनेशन के साथ हाइड्रोजन ब्रिज, या इसे हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्डिंग भी कहते हैं, या इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं. हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहा जाता है नॉर्मली, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन का एटम होता है और एक वो दूसरे एलिमेंट जो कि आपके पास कोई भी नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट हो उसके साथ जुड़ जाता है. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होती है आपके पास. तो यहां पर कुछ इसी तरह का मामला है. ये हाइड्रोजन दूसरे बेरिलियम के साथ जुड़ता जा रहा है और अगले के साथ जुड़ता रहा है. इस तरह से चेन चलती जाएगी, एक कंप्लीट चेन चलेगी, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा. बात यहां तक सबको मेरी क्लियर होती है? मेरे ख्याल में यहां तक की बात आप तमाम लोगों को क्लियर हुई होगी कि हमने देखा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म द हाइड्राइड्स ऑफ BeH2 and MgH2. The hydrides of BeH2 bracket out N and MgH2 bracket out N are known as the polymeric hydrides. और इन पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को आपने अपने पास एलोबोरेट होते हुए भी देख लिया. आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन ब्रिज इनके दरमियान बन रहा है. अब जरा हम इनकी प्रिपरेशंस की जानिब चलते हैं. मुझे जरा एक लम्हा दीजिए, मैं बोर्ड साफ कर लूं. अच्छा भैया, आइए अब हम प्रिपरेशंस देख लेते हैं इनकी कि ये हाइड्राइड्स बनेंगे कैसे. देखो सिंपल सी बात है, लाजमी बात है, अगर कोई पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, कोई पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस आपको लाजमी तौर पर अमल में लाना पड़ेगा. सबसे पहले पॉलीमराइजेशन से पहले हमें BeH2 भी तो बनाना है. अब BeH2 के लिए देखते हैं रिएक्शन हुआ क्या, यानी कि प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट है. Be को आपने रिएक्ट कराया H2 के साथ and you provide some heat. आपने इसमें हीट प्रोवाइड करी एंड you'll get the BeH2.
दोनों को मिला दिया आपने, इसमें BeH2 आपके पास नॉर्मली जनरेट हो गया है। बात यहां तक सबको समझ में आती है कि अभी हमारे पास सिर्फ बना है BeH2। अब ये जो BeH2 का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल तैयार हुए मेरे बेटे? एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ है इस वक्त BeH2 का। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये BeH2 लेता हूं n की तादाद में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेतहाशा, कोई पर्टिकुलर तादाद नहीं है, बेतहाशा मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिए BeH2 के। अब इस BeH2 के मॉलिक्यूल्स को जब मैंने आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये एक चेन बन गई। BeH2 के बाद नीचे लिखा हुआ है अब N। इन दोनों एंड्स में फर्क है। ये इस सेंस में दिखा रहा है कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले थे सेपरेट, ये एन दिखा रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ चुके हैं। बात समझ रहे हैं आप? इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। बात यहां तक क्लियर है? हालांकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से काम एक ही चीज होनी है, n मल्टीप्लाई होगा BE की पावर BEN होंगे और यहाँ पे 2n हो जाएंगे आपके पास। सिंपल सीन है। लेकिन यहां पर ये बता रहे कि इतने मॉलिक्यूल्स थे जो सेपरेट थे और इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास कोलाइड हो गए। बात यहां तक क्लियर है? पॉलीमराइजेशन हुआ, हीट आपकी रिलीज हो गई, आपके पास तैयार हो गया एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो कि इस तरह का शेप अपने पास दिखाता है। बात यहां तक मेरे ख्याल में समझ में आ जाती है। अब ये जो हमने चीज प्रिपेयर की है, यानी कि एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो हमने जनरेट किया है अपने पास, जो कि BeH2 ब्रैकेट आउट N है, ये पाया जाएगा मेरे बेटे सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में पाया जाएगा? सॉलिड स्टेट के अंदर ये स्ट्रक्चर आपके पास पाया जाएगा, क्योंकि एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, लाजमी बात है तो सॉलिड मटेरियल चाहिए, स्टिकी जरूर हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जरूर हो, लेकिन सॉलिड होना चाहिए। बात यहां तक क्लियर है? जरा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की जानिब अब हम चलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अच्छा चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैं ये स्ट्रक्चर नीचे से रब कर रहा हूं ताकि हम इजीली प्रॉपर्टीज अपने पास देख सकें इसी जगह पर। देखो हमने हर हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज के साथ उन्हें पढ़ा है, तो आप याद भी उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज के साथ ही कीजिएगा। सबसे पहली बात, मैं इनकी प्रॉपर्टीज लिखता चलूं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात क्या होगी? सबसे पहली बात, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में इनसॉल्युबल हैं, पानी में डिसॉल्व होते ही नहीं है, किसी भी सिरे से पानी में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये पानी के अंदर डिसॉल्व होने की इनके साथ कोई कंडीशन नहीं है। मतलब नॉर्मली होता है ना पार्शियली सॉल्युबल, फेयरली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल हैं, कंप्लीटली इनसॉल्युबल, डिसॉल्व होने की कोई सिचुएशन इनके दरमियान नहीं है। हमने जैसे दूसरे हाइड्राइड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक रिड्यूसिंग एजेंट में भी देखा, तो हमने इसमें पॉइंट लिखा दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। आसान अल्फाज में कहूं तो ये बहुत ज्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये अगले एलिमेंट को बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं करा पाते, यानी कि रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते ये एलिमेंट्स, अगर हम इनको इस अंदाज में जज करें तो। आगे देख लेते हैं। Their properties are intermediate between ionic and covalent हाइड्राइड्स। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉर्मली इंटरमीडिएट, जिसमें आप पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट, क्या है इंटरमीडिएट? जरा मैं इंटरमीडिएट को समझाऊं। देखो एक थे बचपन, बचपना था, बिल्कुल 9th मैट्रिक बचपना था, बच्चे थे छोटे से,
फिर है यूनिवर्सिटी प्री प्रोफेशनल लाइफ, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, यूनिवर्सिटी आपकी समझ लीजिए प्री प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर द यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, कुछ लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर द यूनिवर्सिटी आपकी प्रॉपर्ली प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है। तो यूनिवर्सिटी इज द प्री प्रोफेशनल लाइफ। एक हाथ पर है प्री प्रोफेशनल, यानी कि इफ यू कंसिडर दिस थिंग एज अ प्रोफेशनल लाइफ, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव द चाइल्डिश थिंग्स, बचपना है। बीच में क्या है? एक रास्ता जो जोड़ रहा है। व्हाट इज इन बिटवीन? इन बिटवीन इंटरमीडिएट है, एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेट है आपकी एक, जिसमें आप बचपने से आते हैं और मेच्योरिटी पे जाते हैं। मेच्योरिटी डजंट कम विद एज, लेकिन आप बचपने से निकल रहे होते हैं और दुनिया को देखना शुरू कर रहे होते हैं और थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हालांकि मेच्योरिटी अभी भी नहीं आती, मैं तो 30-35 साल वालों में भी मेच्योरिटी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आप बचपने से निकलते हैं, इंटरमीडिएट जब पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने माइंड सेट को डेवलप कर रहे होते हैं फॉर योर फ्यूचर। तो फिर उसी में आप आगे बढ़ते हैं और अपनी प्री प्रोफेशनल इंशाल्लाह इस प्रोफेशनल लाइफ की जाने बढ़ते हैं। तो यही बताया गया कि देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, उनकी प्रॉपर्टीज दरमियानी हैं, बीच में है, बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कोवेलेंट और हाइड्राइड्स के दरमियान की इनकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर एक पॉइंट बता दिया गया, दे आर नॉन आयोनिक सॉलिड कंपाउंड्स। ये नॉन आयोनिक सॉलिड कंपाउंड्स हैं, यानी कि आयोनिक नहीं है, मतलब आप इन्हें पार्शियली आयोनिक भी नहीं कह सकते क्योंकि लफ्ज आ गया नॉन का। तो ये नॉन आयोनिक सॉलिड कंपाउंड्स हैं। नॉर्मली हमने सॉलिड कंपाउंड्स में देखा यार सॉलिड है तो आयोनिक हो गया होगा, हाइड्राइड्स में इसी तरह से आए ना फैक्ट्स हमारे पास कि यार आयनिक हाइड्राइड्स से सॉलिड स्टेट में थे, फिर कॉम्प्लेक्स आए, उनके अंदर थोड़ा सा नेचर डिफरेंट हो रहा था, उसके अंदर भी कुछ सॉलिड स्टेट्स पाई जा रही थी। लेकिन फिर हमने जब कोवेलेंट हाइड्राइड्स पढ़े तो उसके अंदर जो आपके पास पोलर थे वो नॉर्मली सॉलिड स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते थे, बाकी तो नॉन पोलर थे वो नहीं कर सकते थे, प्योरली नहीं कर सकते थे वो। यहाँ कहा गया कि ये सॉलिड तो है क्योंकि देखो हमने सॉलिड के साथ लिखा, लेकिन ये आयनिक नहीं है क्योंकि पॉलीमेरिक नेचर जो है वो आयनिक को प्रमोट नहीं करता, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट या फिर आयंस की एक्सचेंजमेंट का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो होप सो आप लोगों को मेरे ख्याल में यहाँ तक जो आपके पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। इसके आगे से हम इंशाअल्लाह अजीज अभी कंटिन्यू करते हैं, आप इसको कॉपी डाउन कीजिए अपने पास। अच्छा भाई चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने पास नेक्स्ट हाइड्राइड्स को। हमारे पास जो नेक्स्ट हाइड्राइड्स हैं बेटा उनका नाम है मेटालिक हाइड्राइड्स। तो नाम से हमें पता चल रहा है कुछ मेटल मेटल सा मामला होगा लाजमी तौर पर। स्टार्ट करते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स को लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन में ना हर एक लाइन में एक अलग माने है, हर एक लाइन में एक अलग डिफरेंट चीज है। स्टार्ट करते हैं भाई। दीज hydrides are the mixture of metals and हाइड्रोजन। देखो लफ्ज बड़ी अहमियत का हामिल है। These hydrides are the mixture of transition metals, मैं लिख दूं लफ्ज यहां पर ट्रांजिशन का रह गया, ट्रांजिशन मेटल्स एंड हाइड्रोजन। यानी कि ये जो हाइड्राइड्स होंगे ये ट्रांजिशन मेटल्स और हाइड्रोजन का क्या होंगे? ये होंगे मिक्सचर। आई एम नॉट सेइंग अ कंपाउंड, आई एम नॉट सेइंग अ सब्सटेंस, मैं ये कह रहा हूं कि ये मिक्सचर होंगे। मिक्सचर क्या है? यानी कि मैंने एक प्याली में नमक लिया, एक प्याली में मैंने चीनी ली और इन दोनों को एक तीसरी प्याली के अंदर एक साथ डाल दिया और मैंने चमचे से हिला दिया। अब ये क्या हुआ? ये मिक्सचर हुआ। क्या ये कोई केमिकल बॉन्ड बना? नहीं। क्या इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस जनरेट हुआ है? नमक चीनी जनरेट हो गई? वो तो कोई होती नहीं है ना, नमक अलग है और एक चीनी एक अलग चीज है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है? ये हुआ है मिक्सचर। क्या हुआ मेरे बच्चों? ये कहलाया मिक्सचर। तो बताया क्या जा रहा है कि ये मिक्सचर है ट्रांजिशन मेटल्स का और साथ साथ हाइड्रोजन का। फिर एक बात कही गई,
These hydrides are non-stoichiometric compounds. And what does this non-stoichiometric word mean? आपको मैं याद दिलाऊं, आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक था स्टेचियोमेट्री, याद है, जिसमें आप कंपोजिशंस देख रहे हुए थे, और कंपोजिशंस देखते हुए आपने सबसे पहले उसकी अजम्पशंस पढ़ी थी, या आपने उसके लॉ जो स्टेचियोमेट्रिक पूरा एक प्लेटफॉर्म है उसकी आपने कुछ रूल्स पढ़े थे, तो उसमें लिखा गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रोमोट करता है या ओबे करता है। तो यहां पर वही बात है कि नॉन स्टेचोमेट्रिक कैसे है भाई, इनका कोई पर्टिकुलर रेशियो ही नहीं है, इनके दरमियान कोई रेशो नहीं है। मैं पूछूं वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो आप सब कहेंगे सर H2O, सारी जिंदगी H2O ही रहेगा, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला यही है। क्या कभी HO2 हो सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसका रेशो वाटर का कैसा सेट है, 1:8 सेट है, इसके जो प्रोपोर्शंस हैं वो 1:8 है, यानी कि अगर आप 2 और 16 को रखेंगे एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को, तो इनका रेशो निकल कर आएगा 1:8। तो ये फिक्स्ड रेशो है, इन कंपाउंड्स का कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो नहीं है। बात यहां तक मेरी अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, दैट दीज कंपाउंड्स आर द नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्या कहा गया? नो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट, इनके दरमियान कोई बॉन्ड ही नहीं है। ये बड़ी बेतुकी सी बात हो गई कि एक चीज जुड़ी हुई भी है, बॉन्ड भी नहीं है, केमिस्ट्री में तो ऐसा होता ही नहीं है। कहा गया भाई ये नॉन स्टेचोमेट्रिक, इनकी कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट कंपोजिशन का लेवल नहीं है, इनके दरमियान कोई बॉन्ड भी नहीं है। बॉन्ड नहीं है तो फिर क्या होगा? बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा? इसके अंदर बताया क्या गया है, एज क्या कहा जा रहा है? नो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट, एज हाइड्रोजन इज जस्ट एब्सॉर्ब इन द इंटरस्टिशियस ऑफ मेटल सरफेस। या मैं इसको इस तरह से लिख लूं कि इंटरस्टिशियस ऑफ मेटल, बस सरफेस को हटा देते हैं। व्हाट डज दिस इंटरस्टिशियस मींस? क्या माने इसके? देखो मैं आसान समझाऊं, मिसाल के तौर पर आपके घर में काम हो रहा है, कोई रेनोवेशन वगैरह का, कर्टन्स लगाने का, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड कैसे लगा हुआ भाई? कील लगी होगी लाजमी तौर पे, ऊपर कोई ना कोई कील लगाई गई होगी ना, उस कील को लगा के बोर्ड लगा। अब कील लगाने के लिए क्या करते हैं नॉर्मली? आप ड्रिल से दीवार में एक सुराख करते हैं, सुराख, एक प्लेन दीवार, एक छोटा सा होल हो गया, सुराख हो गया उसके अंदर। अब सुराख हो जाने के बाद वो एक एम्प्टी स्पेस है, एक पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर, एक शीट के ऊपर, एक दीवार पे, एक वॉल पे एक छोटी सी स्पेस है, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियस। अभी इंटरस्टिशियस बना के दिखाऊंगा कैसे होती हैं। वो छोटी सी स्पेस खाली है, उस खाली जगह में आपने क्या किया, एक लकड़ी का पीस, जैसे आसान उर्दू जबान में या मैं कहूं कि मार्केट की जो लैंग्वेज है उसके अंदर कहते हैं गिट्टी। क्या कहते हैं? गिट्टी कहते हैं। तो वो गिट्टी वहां लगी हुई है, आपने गिट्टी उठाई, हथौड़ी से ठोकी, वो एग्जैक्टली उसी होल के अंदर बैठ गई जाके। मतलब वो होल था, उस होल में आपने गिट्टी को डायरेक्टली बिठा दिया, उसने उस इंटरस्टिशी को, उस खाली जगह को, उस एम्प्टी स्पेस को फिल कर दिया, वो एब्जॉर्ब हो गए अंदर, बिल्कुल जाके बैठ गए, सुकड़ गए, ऐसा लग रहा है कि वो चीज बनी ही वहां के लिए थी। तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशीज। नॉर्मली मेटल सरफेसेस के ऊपर इंटरस्टिशीज कैसे होती हैं, आइए जरा देखते हैं हम। ये जो खाली जगह इस वक्त आपको नजर आ रही है ना, ये एम्प्टी स्पेस,
ये वाली जो एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है, दिस एम्प्टी स्पेस इज मीन टू बी द इंटरस्टिशी इन द मेटल सरफेस। अब ये पूरा एक मेटल के अलग अलग एटम्स हैं, उनके दरमियान खाली जगह है। अब इस खाली जगह के अंदर आकर हाइड्रोजन का एटम हो जाता है एब्जॉर्ब। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का एटम इसके अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस एब्जॉर्प्शन को, इस पर्टिकुलर एरिया को जो एटम्स के दरमियान यहां मौजूद है, इसे कहते हैं इंटरस्टिशीज। क्या कहते हैं इसे? या इस मेटालिक हाइड्राइड्स का एक दूसरा नाम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी होता है, याद रखिएगा। तो ये मेटालिक हाइड्राइड्स या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ये इंटरस्टिशीज के अंदर आकर हाइड्रोजन का एटम बैठ जाता है और बेसिकली आसान अल्फाज में कहूं तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अब सवाल ये है कि कितना एब्जॉर्ब होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा, क्यों एब्जॉर्ब होगा, क्या क्या बुनियादें हैं। तो उस पर हमने 3 बातें कही कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, जो कॉम्बिनेशन रेशियो है, द कॉम्बिनेशन रेशियो depends on these एस्पेक्ट्स। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहला, दूसरा और फिर तीसरा। पहला एस्पेक्ट आपके पास है सरफेस एरिया ऑफ मेटल। मेटल का जो सरफेस एरिया है उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन या कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा, टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन होगी। तीसरा, प्रेशर ऑफ गैस, वो जो गैस यानी कि हाइड्रोजन, लाजमी बात है गैसियस फॉर्म में आएगा उस मेटल के पास, वो जो गैस आ रही है उस गैस का प्रेशर कितना है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं अक्सर स्टूल वगैरह के ऊपर कील निकल आती है थोड़ी सी बाहर, ऐसे कील अच्छी खासी अंदर लगी हुई थी, कील अंदर तक फिक्स थी, लेकिन वो कील निकल कर आ गई है बाहर, लेकिन अंदर अभी भी खाली जगह है क्योंकि कील पहले से थी ना। अब आप क्या करते हैं? आप उसके ऊपर प्रेशर देते हैं, इस तरह से आप जोर से मारते हैं उसे, तो क्या होता है? इन दी एंड वो कील वापस से अंदर चली जाती है। ऐसे ही होता है, कील अंदर चली गई वापस से। तो ये क्या था बेसिकली? यहां नीचे क्या था? नीचे इंटरस्टिशी थी, प्रेशर दिया गया, प्रेशर से चली गई। बात समझ रहे हैं? अब ये तो एक बात हो गई, प्रेशर ज्यादा होगा, गैस ज्यादा से ज्यादा वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरस्टिशीज के अंदर आ जाएंगी। मैं फिर आऊं टेम्परेचर पे। अब ये मेटल है, ठोस मेटल, सख्त मेटल, टेम्परेचर दिया, मेटल हल्का होना शुरू हुआ, एटम्स थोड़ा सा एक दूसरे से दूर। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बाय द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, बाय प्रोवाइडिंग द हीट टू एनी स्टेट ऑफ मैटर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर स्टार्ट मूविंग वाइग्रेसली। वो तेजी से मूव करने लगेंगे, उनके दरमियान की स्पेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और वो स्पेस खुलती जाएगी, जगह बढ़ती जाएगी, तो और एब्जॉर्प्शन हो सकती है। आओ सरफेस एरिया ऑफ मेटल, मैं कह रहा हूं सिर्फ इतनी सा सुराख है, बताओ चारों मार्कर्स इतनी सी जगह, सिर्फ इतनी सी जगह है, सिर्फ इतनी सी जगह है, क्या इसमें चारों मार्कर घुस सकते हैं? नहीं। कैसे घुसेंगे भाई? इसको आपने हीट प्रोवाइड करी, घुस गए। अगर मैं कह रहा हूं सिर्फ इतनी जगह, लेकिन इतने से बहुत सारे सुराख हैं, बहुत बड़ी शीट है जिसपे इतनी इतनी जगह, तो बहुत सारे एटम्स घुस सकते हैं हाइड्रोजन के। तो सरफेस एरिया ऑफ मेटल यानी कि वो जो मेटल की शीट है उसका सरफेस एरिया भी इस जगह पर बहुत ज्यादा मैटरेबल आपके सामने है। अब बात ये की जा रही है कि यार इनकी प्रिपरेशन, जैसे हमने बताया, क्योंकि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई रेशियो नहीं है, तो मैंने निकल को, आपके ट्रांजिशन मेटल में से एक मेटल है, इसे मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, और क्या क्या बन सकता है आइए देखते हैं। NiH बन सकता है, NiH2 बन सकता है, NiH3 भी बन सकता है, और Ni2H भी बन सकता है।
तो ये सारी चीजें प्रिपेयर हो सकती हैं एक निकल और हाइड्रोजन से, यानी कि देयर इज नो कांस्टेंट कंपोजिशन। बताया गया, मैं फिर से बता रहा हूं, दीज हाइड्राइड्स आर द मिक्सचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड हाइड्रोजन। दीज हाइड्राइड्स आर नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, कोई स्टेचियोमेट्री नहीं है, कोई कांस्टेंट कंपोजिशन हो ही नहीं रही एक वक्त में। नो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट, उनके दरमियान में कोई उसूली तौर पे वाकई का कोई केमिकल बॉन्ड मौजूद ही नहीं है। तो होता क्या है, एज हाइड्रोजन इज जस्ट एब्जॉर्ब्ड, हाइड्रोजन इज जस्ट एब्जॉर्ब्ड इन द इंटरस्टिशीज ऑफ मेटल। मेटल की जो खाली जगहें थी, मेटल के एटम्स के दरमियान जो खाली जगहें थी, उन खाली जगहों में ये हाइड्रोजन का एटम जाकर बैठ जाता है। These empty spaces between the atoms of metal is known as the interstices, and in these interstices hydrogen atoms get absorbed, so that particular substance in which the metal interstices are occupied by the hydrogen atom is known as the metallic hydrides और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड कर रही है तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। सरफेस एरिया ऑफ मेटल, जितना बड़ा सरफेस होगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स एब्जॉर्ब होंगे। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना आपके पास एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। हो सकता है एक नहीं दो एब्जॉर्ब हो जाए, एटम्स थोड़ा सा खुल जाए एक दूसरे से। प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स यहां पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहां तक की बात सबको क्लियर हुई है, होप सो क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं इसको लेकर। अच्छा भाई, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की जानिब चलते हैं। मैंने नीचे से ये नहीं मिटाया ताकि आपकी बिल्कुल ज़हन नशीन रहे ये बात। सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली बात तो इसके नाम से ही डिफाइन होगी, मेटालिक हाइड्राइड्स। भाई मेटालिक हाइड्राइड्स हैं तो लाजिम बात है नेचर किस तरह का होगा, कुछ मेटल के जैसा नेचर होगा। तो आइए जरा पॉइंट लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है, दीज हाइड्राइड्स आर सॉलिड देखो, सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स की है, मेटल सॉलिड कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये सॉलिड मटेरियल्स हैं। और साथ साथ क्या है, हैविंग ऑल द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कोई बताएगा मुझे बेसिक, मतलब सॉरी माजद, एक्चुअल क्लास नहीं चल रही। बेसिक प्रॉपर्टीज से मुराद क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि मेटल की कंडक्शन की प्रॉपर्टी है, मेटल की मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, मेटल की ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, मेटल की जो है वो आपके डक्टिलिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। तो ये डक्टाइल होना, मैलेबल होना, कंडक्टिव होना, ये सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाएंगी। बात समझ गया भाई? फिर बात करते हैं इनके रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर होने पे। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्यों, अभी पता चलेगा अगले पॉइंट के अंदर। आइए देखते हैं। दे आर नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अभी हमने डिफाइन किया था नॉन स्टेचियोमेट्रिक, कोई पर्टिकुलर कंपोजिशन है ही नहीं, तो नॉन स्टेचियोमेट्रिक ही कहलाएंगे। फिर हमने बताया इनको, इस पॉइंट में हम इसको भी डिफाइन करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को। अच्छा, एक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड बना हुआ है, कंपोजिशन कंप्लीट हुई हुई है, कहा जा रहा है व्हेन दे गेन हीट। अब एक मेटालिक हाइड्राइड जो कि कंप्लीट बना हुआ है, इसे मैंने हीट प्रोवाइड की, द एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड।
होगा क्या कि एक मेटालिक हाइड्राइड था, एक शीट थी मेटल की जिस पर हाइड्रोजन की एक कोटिंग हुई थी, एक लेयर बनी हुई थी। मैंने जब उसे हीट प्रोवाइड करी, जब मैंने उसे हीट प्रोवाइड किया, यानी कि उस मेटल के पीस ने जब हीट गेन करी, अपने अंदर एब्जॉर्ब करी, तो मेटल्स एटम्स एक दूसरे से दूर होने लगे। इंटरस्टिशीज में हाइड्रोजन फंसा हुआ था, बिल्कुल अटका हुआ था, बिल्कुल एक पैक एरिया था हाइड्रोजन का जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद था मेटल्स की इंटरस्टिशीज के अंदर। जैसी हीट मिली हमें पता एटम्स एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे, एटम्स एक दूसरे से दूर हुए, इंटरस्टिशी बड़ी होने लगी। हाइड्रोजन का एटम जो अंदर एब्जॉर्ब था, जो कि H था, H2 नहीं था, जो कि H था, ये हाइड्रोजन का एटम इसके अंदर से निकलकर बाहर आना शुरू हो गया। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ये हाइड्रोजन निकलेगा, लाजिम बात है किसी और के पास जाएगा। सो दैट्स व्हाई दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। दे आर generally used to prepare हाइड्रोजन। दे जनरली यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। और कौन सी हाइड्रोजन, मैं वो मुखातिब करता चलूं यहां पे, एटॉमिक हाइड्रोजन। क्योंकि भाई एटॉमिक हाइड्रोजन H, एक H है अंदर बेटे, एक H है, H2 नहीं है, H2 नहीं है, इसमें है सिर्फ एक H जो कि इस इंटरस्टिशी के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, ये अपनी इस इंटरस्टिशीज में से निकल कर बाहर आ जाएगा और बहुत आसानी से एक एटॉमिक हाइड्रोजन जनरेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने आज अपने पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स पर बात की, साथ साथ हमने अपने पास मेटालिक हाइड्राइड्स पर बात की। पॉलीमेरिक का एक ओवरव्यू दे दूं, पॉलीमेरिक कंपाउंड्स BeH2 ब्रैकेट आउट N, MgH2 ब्रैकेट आउट N, बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन ब्रिज, उसे आप कहते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं कि मेटल की एक प्लेट है, एक शीट है, उसके ऊपर मेटल के एटम्स के दरमियान जो इंटरस्टिशीज हैं, उन इंटरस्टिशीज में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, एंड बाय दिस एब्जॉर्प्शन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज द मेटालिक हाइड्राइड्स। तो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।